गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने नया जो पार्ट है हमारा, देखिए पार्ट 15 नीलकंठ, उसको प्रारंभ किया था। उसका जो पार्ट 1 है वो हम देख रहे थे। आज हम पार्ट 2 उसका देखने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 को हम एक बार फिर से उसको देख रहे थे पार्ट 2 समझने के पहले। तो यहाँ पे नीलकंठ नाम के पक्षी के बारे में बताया गया है और श्रीमती महादेवी वर्मा क्या है इस पार्ट की लेखिका है। तो महादेवी वर्मा ने जो नीलकंठ के बारे में बताया गया, असल में जो नीलकंठ पक्षी है वह क्या है, एक मोर है। मोर को नाम उसकी सुंदरता के कारण वहाँ पर नीलकंठ जो नाम है वह लेखिका ने दिया है ना। तो जो नीलकंठ है वह किस प्रकार से आया, लेखिका कहाँ से लेकर आई, इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था कि एक अतिथि को वह छोड़ने आती है और एक दुकान वाले के घर, जो बड़ी में जिनके पास क्या थे, बहुत सारे पशु पक्षी थे, और वहाँ से पक्षियों के जो जोड़े हैं वह ले आती है ना। 2 मोर के बच्चे लेकर आती है, मोर और मोरनी के, और उनको क्या करती है, बहुत सहेज कर अपने साथ अपने घर पर धीरे धीरे क्या करती है, उनको जब तक छोटे थे जब तक पिंजरों में, और फिर उसके बाद में जब जैसे बड़े हो जाते हैं तो अपने घर में क्या करती है, वह अपने साथ में बिस्तर पर रखने लगती है ना। और बहुत अच्छा लगता है, जैसे कभी लेखिका के सिर पर आके बैठ जाते, कभी अलमारी पर, कभी रद्दी की टोकरी में चले जाते, मतलब पूरे घर में क्या करते थे, मोर के बच्चे बड़े होने पर चहलकदमी किया करते थे, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताया था कि एक जो बिल्ली थी, है ना, और यहाँ पर जो बिल्ली का नाम था कि चित्रा। लेखिका के घर में एक बहुत बड़ा जो कमरा था और सभी दूर से क्या थी, उसमें जाली लगी हुई थी, और बहुत तरह के जो तरह तरह की चिड़िया, खरगोश, है ना, और बिल्ली, जैसे यहाँ पर बताया कि मोर के बच्चे भी वो लेकर आई, मोर मोरनी के, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जीव जंतु, पक्षी अधिकतर जो थे वो लेखिका के घर में रहते थे। उनका घर, उन लेखिका घर के घर में ही उनका एक जो कमरा है, जैसे हम रूम बोलते हैं, उसी प्रकार से जालीदार पक्षियों के लिए घर बनाया गया था, है ना। और उसी घर में सभी जो है पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। तो जैसे ही जो मोर के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, उनमें से एक मोर था और एक मोरनी, तो दोनों की जो सुंदरता का यहाँ पर लेखिका ने वर्णन किया है, जब आप देखेंगे पेज नंबर 110 पर पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरीके से जो मोर के बच्चे हैं और जो मोरनी है, दोनों जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे जो है अपनी एक खूबसूरती, है ना, मोर हम सभी जानते हैं कितना खूबसूरत होता है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, और उनकी जो खूबसूरती है वह सारे जो उनके साथ में दूसरे अन्य पक्षी रहते हैं वो भी देखने लगते हैं ना। और जैसे उनकी जो मोर के सिर पर सघन में मतलब जो घनी कलगी रहती है ना, और मतलब वो बिल्कुल कैसे चमकदार हो गई, चोंच बहुत अच्छे से हो गई थी, है ना, और आँखों में भी जो नीलापन है, उनके पंखों में नीलापन है, जैसे इंद्रधनुषी रंग जो हम बोलते हैं, है ना। और जैसे एक जो युवावस्था में, है ना, एक युवावस्था की ओर क्या हो गए थे, वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे थे। तो मोर और जो मोरनी है, दोनों का जो सौंदर्य है वह देखते ही बनता था। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से लेखिका ने मोर और जो मोरनी है उसका वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर बताते हैं कि जो मोर है उसकी सुंदरता के कारण लेखिका ने उसका नाम जो है नीलकंठ रख दिया, है ना। तो वो क्या बोल रही है कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जो जीव जंतु है उनका सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। मतलब जो सारे पशु पक्षी वहाँ पर रह रहे थे, चिड़ियाघर में बहुत सारे थे, है ना, तो उन चिड़ियाघर में सबसे जो प्रमुख है सेनापति, मोर ने अपने आप को बना लिया। सेनापति मतलब सेनापति बनाने से ये मतलब था कि सबसे क्या हो गए थे, वह मोर और मोरनी के जो बच्चे थे वह क्या हो गए थे, सभी पशु पक्षियों से हिल मिल गए थे और सभी के साथ प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से रहने लगते। वहाँ पर कबूतर भी था, है ना, और कबूतर, अब एक बार क्या होता है कि सारे जो पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं, तो एक दिन एक जो सांप है वह कहीं पर जाली में से आ जाता है ना, और सारे जीव जंतु तो उसकी आहट सुनकर क्या हो गए, इधर उधर अपने अपने बिल जो थे जहाँ जगह मिली वहाँ पर छुप गए। लेकिन एक जो खरगोश का बच्चा रहता है, खरगोश के बच्चे को वो सांप ने क्या किया, मुंह में दबोच लिया। लेकिन अभी जो नीलकंठ है, मतलब जो मोर का बच्चा, वो इतना बड़ा नहीं हो पाया था, तो वह क्या करता है, उसकी आहट को पहचान जाता है ना। अपन बोलते हैं ना कि सांप और मोर की दुश्मनी होती है, और देखकर भाग जाता है वो सांप, है ना। दोनों जब लड़ाई करते हैं तो जो सांप है वह देखकर, मोर को देखकर भाग जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है कि जैसे ही मोर ने सांप की आहट सुनी, वह उसको पहचान गया और खरगोश को बचाने के लिए अपने जो ऊपर झूले में सोया था उसका एक अलग ही रहने का निवास स्थान था, तो वहाँ से कूद कर आता है और क्या करता है, खरगोश को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करता है, बचा लेता है ना, और सांप उसको देखकर बाहर भाग जाता है।
तो यहाँ पर जो मोर का स्वभाव है वह लेखिका ने बताया कि वह हिंसक प्रजाति का नहीं है। जैसे हम चील या बाज जो होते हैं ना, उस प्रकार से पक्षी बड़े बड़े, मोर बड़ा जरूर है, दिखाई जरूर देता है, लेकिन वह क्या है, चील और बाज की श्रेणी में नहीं आता। जो हिंसक जानवर है ना, मोर क्या है, शांति प्रिय है और बहुत ही अच्छा पक्षी है। अब जो मोरनी है उसका नाम लेखिका ने राधा रखा था। तो जो मोर और मोरनी है, मतलब नीलकंठ और जो राधा है, वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे हमेशा एक साथ उस चिड़ियाघर में जहाँ पर भी घूमना होता, बहुत बड़ा चिड़ियाघर था, तो क्या होते दोनों एक साथ ही, जहाँ पर भी जाता वहाँ पर दोनों साथ में ही जाते थे, है ना। और साथ में जाने के कारण जो अन्य पशु पक्षी क्या हो गए थे, पक्षी उनसे जलने लगे थे, ईर्ष्या की भावना रखने लगे थे, है ना। ऐसा होने लगा धीरे धीरे। अब जैसे हम बसंत ऋतु जब आती है तो उसके मौसम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि किस प्रकार से जो है मौसम बहुत ही सुहावना होने लगता है। मोर मोरनी की, हमको कोयल की सभी दूर से आवाज़ आने लगती है, बहुत अच्छा लगता है ना। लेकिन मोर की सबसे जो प्रिय ऋतु है वो कौन सी है, वर्षा ऋतु। बारिश आने पर मोर क्या होता है, अपने पंख फैलाकर बहुत ही अच्छे से, और जैसे ही बादल आता है क्या करने लगते हैं, नाचने लगते हैं, है ना। अब यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि एक दिन जब क्या हुआ कि मुझे किसी काम से नसाक कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। तब वो पहले के समान किसी काम से बाहर गई और बड़े मियाँ ने उनको रोक लिया और वो बोलते हैं कि इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंदी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। मतलब उन्होंने क्या किया, सोच की गई थी कि अब मैं कोई दूसरा अन्य पक्षी कोई भी खरीद कर नहीं लाऊंगी, इसलिए वह दूसरे चिड़ियाघर की ओर ध्यान नहीं करके केवल बड़े मियाँ की ओर ही देखने लगी, क्योंकि उनको पता था यदि मैं इस ओर ध्यान लगाऊंगी तो कोई भी पक्षी मुझे फिर से पसंद आ जाएगा और फिर से मुझे अपने घर उसको लेकर आना पड़ेगा। लेकिन बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी हुई थी उसे अनदेखा करना कठिन था, है ना। मोरनी को वो देखने लगी। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई जैसे वो खड़ी नहीं हो सकती थी। तो लेखिका को उस पर दया आ गई। पहले से ही एक मोर और एक मोरनी लेखिका के पास थे, लेकिन एक अन्य मोरनी उसको दिखी जिसके पैरों में क्या हो गया था, वो चल नहीं पाती थी, है ना, उसको बहुत दर्द होता था। लेखिका का मन जो है पिघल जाता है। बड़े मियाँ की भाषण की जो वही रफ्तार है, फिर से दौड़ने लगती है ना। और बोलते हैं कि देखो इस कमबख्त चिड़ी मार ने इसका क्या हाल किया है। कभी ऐसे चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर से पटक देता। पर आपसे भी अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ, मैं भी आपसे नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये क्या हो चुकी है, अधमरी हो चुकी है। इसके पैर इसने काट कर ले गया है किसी भी दवाई बनाने के लिए। तो अंत में निर्णय ये निकला कि जो लेखिका है वह 7 रुपये देकर उस मोरनी को फिर से एक और नई मोरनी जो अपने घर खरीद कर ले आई, है ना। और वहीं पर जो पढ़ने लिखने का जो कमरा है उसमें उस मोरनी को अलग रखा गया, क्योंकि जब तक क्या हो गए उसके पैर ठीक नहीं हो गए ना। उसकी जो पंजे की मरहम पट्टी उन्होंने की, उसको देखभाल किया, महीने भर में अच्छी हो गई। और टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां तो थी, लेकिन फिर भी क्या हो गई थी, वो टूटे हुए पंजों से धीरे धीरे चलने लगी थी। और जाली घर में उसको लेखिका ने वापस वहीं पहुंचा दिया जहां पर सभी जो प्राणी हैं, उनके जीव पशु पक्षी है वह रह रहे थे। और उसका नाम कुब्जा रखा गया ना। जैसे कुब्जा हमको नाम पता है, जैसे कृष्ण भगवान ने कुब्जा नाम की एक जो महिला थी उसको क्या किया था, सीधा किया था, है ना। कुब्जा कैसी थी, आड़ी टेढ़ी चलती थी, उसकी कमर टेढ़ी थी। इसी प्रकार यह जो मोरनी है वो भी आड़े टेढ़े चलने के कारण उसका नाम कुब्जा रखा गया। अब जो पहले जो मोर मोरनी थे वो तो साथ में रहते थे, लेकिन ये कुब्जा आ गई तो दोनों को देखकर क्या होने लगी, फिर वहाँ जलने लग गई, क्योंकि नीलकंठ और जो राधा थे वो दोनों साथ साथ रहते थे। तो कुब्जा क्या करती, उस राधा को चोंच से मारने के लिए दौड़ती। एक बार तो उसको चोंच से मारकर क्या कर दिया, उसने घायल कर दिया, है ना। और दोनों का वो साथ बिल्कुल भी नहीं देख पाती थी। अब एक बार क्या हुआ कि जो राधा है उसने क्या किया, अंडे दिए, है ना। राधा ने जो मोरनी है उसने 2 अंडे दिए और उस जो कुब्जा है, एक और जो दूसरी मोरनी है कुब्जा, उससे बचाकर उन अंडों को रखती। लेकिन फिर भी क्या हो गई, एक दिन उसकी नज़र पड़ गई और उसने क्या किया, दोनों अंडों को उसके पंखों में इतना चोंच से जोर से प्रहार किया, जोर से मारा कि वो जो अंडे हैं वो टूटकर गिर गए। अब वह कई बार अब इस क्या हो गया कि जब राधा के जो राधा को धकेल दिया, मतलब जो मोरनी उसको धकेल दिया, और जो पंजे हैं सब अंडे भी क्या हो गए, तितर बितर हो गए, है ना। तो इस कोलाहल से उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, है ना। क्योंकि राधा भी क्या होने लगी, अनमनी से रहने लगी। इसलिए जो नीलकंठ है वह भी जब उसको मोरनी नहीं मिली तो वह भी क्या हो गया, बिल्कुल शांत और चुपचाप सा रहने लगा।
है ना। कई बार क्या हो गया, वो घर की जाली को छोड़ छोड़कर घर से बाहर भागने लगा। तो एक दिन तो क्या हो गया, वो भूखा प्यासा वास्तव में जो आम की डाली है, आम की शाखाओं के पास बैठकर छिप गया, जहाँ से बहुत बार लेखिका जो बोलती मैंने उसको पुचकार कर घर में लेकर आई, लेकिन फिर भी वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता, है ना। अब उसमें जो है पहले जैसी प्रसन्नता नहीं थी, जैसे वो पंख फैलाकर हमेशा बैठता था, खुशी से स्वागत करता था और खुद भी खुशी खुशी रहता था। तो एक दिन ऐसे ही क्या होगा कि 3-4 महीनों के बाद में जब लेखिका ने देखा तो सवेरे सवेरे जो क्या होगा, नीलकंठ उसी प्रकार जाली में से दूर तक निकल गया, है ना, और बिल्कुल उसके पंख ऐसे फैले हुए थे और खरगोश के बच्चों को अपने पंखों में छिपाकर बैठा था। मेरे पुचकारने पर भी कोई संदेह नहीं हुआ, मैंने उसको बुलाया तो बिल्कुल भी कोई भी आहट उसकी सुनाई नहीं दी। जब लेखिका बोलती है कि मैंने उसको पास से जाकर देखा, तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में जो नीलकंठ है वो क्या हो गया है, मर गया है। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल पाया मुझे भी, है ना। लेखिका बोलती है कि समझ में नहीं आया कि वो क्यों मर गया है, ना कोई उसे बीमारी हुई थी, ना ही उसके जो रंग बिरंगे पंख थे उस पर कुछ हुआ, है ना, ना कोई सी उसका चोट का निशान मिला। लेकिन लेखिका समझ गई थी कि यह जो कुब्जा है ना, उसने क्या किया, उसके जो अंडे हैं उनको, उसके बच्चे हैं उसको नष्ट कर दिया, उसको मार दिया, और इसी दुख के कारण वो क्या हो गया, अलग अलग रहने लगा था। तो लेखिका क्या करती है, शॉल में लपेट कर उस मोर के जो शव है ना, अब तो शव बचा उसका शरीर, क्योंकि वो मर गया था, उसको गंगा जी में जाकर लपेट कर शॉल में ले जाती है, गंगा जी में जाकर प्रवाहित कर देती है ना। और जो बहुत बड़ा मयूर है, मोर है, वह क्या हो जाता है, नदी में जो गंगा जी का जल है उसमें जाकर समा जाता है। मोर के रहने पर जो मोरनी है वह भी क्या हो जाती है, जो मोरनी मतलब कौन थी, वो राधा, वह भी कहीं कोने में कई दिनों तक बैठी रहती थी, वह भी उदास हो गई, कई बार भागकर लौट आया था। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से, क्योंकि उसको लगता था कि मोर क्या हो गया है, बाहर निकल गया, लेकिन आएगा तो, है ना, जो लेखिका है उसको ले आएगी। लेकिन इस बार हम इसीलिए रास्ता देखने के कारण वह कोने में बैठी रहती थी राधा, है ना, जो मोरनी थी। किंतु अब उसको यह समझ में आ गया कि अब वह कभी नहीं आएगा, है ना, इसीलिए वह एक कोने में ही जो है उसने अपना घर बना लिया था। पर जो कुब्जा है ना, जो एक और मोरनी है ना, जिसने उसको घायल किया था, वह क्या करती है, आवाज़ करने लगती है और उसी कोलाहल के साथ उसको ढूंढने लगती है ना। और जाली का जैसे ही दरवाज़ा खुलता तो उसको देखने के लिए आती है, नीलकंठ को ढूंढती है, लेकिन फिर भी क्या हो गई, वह भी जो है वो मोर को वह भी याद करती थी, है ना। तो अब एक बार क्या होता है कि एक दिन आम से उतरी ही थी, कौन, वह जो कुब्जा नाम की, है ना, जो मोरनी थी, वह भी आम के पेड़ से उतरती है। तो अल्सेशियन एक जो कुत्ती है वहाँ, जो लेखिका ने बताया कि वह क्या करती है, उस पर जोर से प्रहार करती है ना, और दांत उसको गड़ा देती है मोरनी को, तो वह भी क्या हो जाती है, वहीं पर मर जाती है ना। और जो मोर और जो मोरनी का यहाँ पर जो जीवन है, केवल राधा नाम की मोरनी ही बसती है। तो इस प्रकार यहाँ पर लेखिका ने बताया है कि राधा जो है अब मोर की प्रतीक्षा में दुकेली है, अकेली है, बेचारी एक कोने में बैठी हुई है। आषाढ़ में, आषाढ़ का जो महीना मतलब जब बहुत घने बादल छाते हैं, गर्जना होती है, तब मेघ आच्छादित हो जाता है, मतलब आकाश में घने बादल छा जाते हैं, तो वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर, अशोक का जो पेड़ आता है उसकी डाली पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो जो इस प्रकार जो 3 पक्षी हैं, है ना, तो लेखिका क्या बोलती है कि इन तीनों पक्षियों ने जो है मेरे जीवन को बदल कर रख दिया, और 3 पक्षियों को क्या करती है, याद करती रहती है, और उसी के बारे में उन्होंने अपनी जो कहानी है इसके माध्यम से बताया है। अगली कक्षा में हम जो इसके जो एक्सरसाइज है उसको समझेंगे।